नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। आजमगढ़ से सपा ने दलित चेहरे पर खेला दांव। लोकसभा उपचुनावों के लिए सपा ने सुशील आनंद को बनाया उम्मीदवार। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को होगा मतदान। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में चल रहे निर्माण को रोकने की सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। याचिकाकर्ताओं पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना। कोर्ट ने भक्तों के लिए निर्माण कार्य को बताया जरूरी। विमान यात्रा करने वालों को कोर्ट ने सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के दिए निर्देश। मास्क न पहनने वाले लोगों को डाला जा सकता है नो फ्लाई लिस्ट में। शेयर बाजार में गिरावट। 49 अंकों की गिरावट के साथ 55,769 अंकों पर हुआ सेंसेक्स बंद। निफ्टी 44 अंकों की कमजोरी के साथ 16,584 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में इन दिनों सबसे ज्यादा विवाद मंदिर मस्जिद को लेकर हो रहा है। हिंदूवादी नेता अब देश की हर बड़ी मस्जिद को मंदिर बताने लगे हैं। इस विवाद के चलते संघ मुश्किल में दिख रहा है और संघ प्रमुख को सफाई देनी पड़ रही है। इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भारत में मस्जिदों को लेकर उठाए जा रहे विवादों को लेकर क्या कहा है अमेरिका ने। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत सरकार पर निशाना साधा गया है। इसके साथ ही बात करेंगे कश्मीर से हुए पलायन की और बीजेपी सरकार की दिखती कमजोरी की। जानेंगे विधानसभा उपचुनावों में किस दल के हाथ लगी बाजी, क्या हुआ पुष्कर सिंह धामी का। बात हम राज्यसभा चुनावों की भी करेंगे और बताएंगे कि किन राज्यों में निर्विरोध चुनाव हुआ है और कहां मतदान की नौबत आ चुकी है। इसके अलावा भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, भारत में ऐतिहासिक मस्जिदों को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। काशी की ज्ञानवापी मथुरा की ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद तो चल ही रहा था। हिंदू संगठनों की ओर से ताजमहल, कुतुब मीनार का मामला भी उठा दिया गया। ज्ञानवापी का मामला तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ चुका है। यहाँ शिवलिंग मिलने के दावे जो किए जा रहे हैं, इन दावों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है जिसमें संघ परेशानी में फंसा दिख रहा है। तो क्या कहा है भागवत ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में इस समय मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर दिन किसी न किसी मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जाता है। तो वहीं अब ज्ञानवापी विवाद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद आरएसएस अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। दरअसल नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। आज के हिंदू और मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया है। रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना। वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया है, वो यहीं के मुसलमान हैं। इसके अलावा मोहन भागवत ने कहा कि भारत किसी एक पूजा और एक भाषा को नहीं मानता क्योंकि हम समान पूर्वज के वंशज हैं। इस्लाम आक्रमणकारियों के जरिए भारत में आया तो भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों का मनोबल कम करने के लिए हजारों देवस्थान तोड़े गए। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि इनका पुनरुद्धार होना चाहिए। मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये उनके विरुद्ध है। अच्छी बात है, ऐसा सोच के मिल बैठ के सहमति से कुछ रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन हर बार रास्ता नहीं निकलता तो कोर्ट जाते हैं। फिर कोर्ट जो निर्णय दे उसको मानना चाहिए। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि हमने 9 नवंबर को ही कह दिया था कि राम मंदिर के बाद हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दे मन में हैं तो उठते हैं। ऐसा कुछ है तो आपस में मिलकर जुलकर मुद्दा सुलझाएं। आपको बता दें कि इससे पहले मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद का आयोजन किया गया था, जहां सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी और देश के वर्तमान हालात पर चिंता व्यक्त की गई थी। जिसके बाद अब मोहन भागवत का ये बयान कहीं न कहीं बीजेपी समर्थकों के लिए निराशाजनक हो सकता है। भागवत भले ही कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कर रहे हो, ज्ञानवापी को ऐतिहासिक मस्जिद बता रहे हो, लेकिन संघ प्रमुख के दावे और संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। धर्मस्थलों पर बढ़ते विवाद का असर दुनिया भर में भारत की छवि पर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सीधे साधे इस मामले में मोदी सरकार को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इस बीच अमेरिका की ओर से जारी धार्मिक स्वतंत्रता मामले की रिपोर्ट भी भारत की चिंता बढ़ा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के हनन के बीच भारत में पूजा स्थलों पर लोगों पर बढ़ते हमलों का हवाला देते हुए चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बढ़कर भारतीय अधिकारियों पर इन हमलों को अनदेखा या समर्थन करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने ना तो किसी अधिकारी का नाम बताया और ना ही घटनाओं पर खास चर्चा की है। उनकी टिप्पणी दुनिया भर में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति पर विदेश विभाग की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के विमोचन के समय आई है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दमन के लिए चीन, रोहिंग्यों के लिए म्यांमार और पाकिस्तान की तरफ से पारित कठोर ईश निंदा कानून, जिसमें जान से मारने की सजा का प्रावधान है, का जिक्र किया गया है। ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कई प्रकार की आस्थाओं के घर हैं। हमने पूजा स्थलों पर लोगों पर हमले बढ़ते देखे हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि ये हमले ईसाई और मुस्लिम पूजा स्थलों पर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए विदेश विभाग के राजदूत एट लार्ज और राशिद हुसैन ने उनके नेतृत्व में लाई गई रिपोर्ट के विमोचन में कहा कि भारत में कुछ अधिकारी लोग और पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों की अनदेखी या समर्थन कर रहे हैं। हालांकि विदेश विभाग की रिपोर्ट को भारत ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे किसी विदेश सरकार की तरफ से अपने नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी सरकार पर सिर्फ धर्मस्थलों की सुरक्षा को लेकर ही सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि लोगों की सुरक्षा को लेकर भी मोदी सरकार निशाने पर आ गई है। कश्मीर में जिस तरह से चुन चुन कर प्रवासी मजदूर और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे मोदी सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई है। लोग पलायन को मजबूर दिख रहे हैं। मोदी सरकार लगातार खुद को कश्मीरी पंडितों का हितैषी बताती आई है। यहाँ तक कि पिछले दिनों बनी एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भी बीजेपी ने खूब प्रमोट किया था और इस फिल्म के जरिए माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की थी। लेकिन आज उसी मोदी राज में घाटी में एक बार फिर वो हालात पैदा हो गए हैं कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने पर मजबूर हैं और इसके लिए कहीं न कहीं मोदी सरकार की गलत नीतियां और फैसले ही जिम्मेदार हैं। बता दें कि कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। लोगों में आतंकियों का डर इतना फैल गया है कि उन्हें मजबूरन घाटी छोड़नी पड़ रही है। एक महीने में दहशतगर्दों ने 9 लोगों की जान ले ली है। आतंकवादियों की दहशत की वजह से कश्मीरी पंडित एक साथ घाटी से पलायन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों ने ऐलान किया है कि अब एक साथ पलायन करेंगे। बता दें कि मोदी सरकार का दावा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में शांति कायम होगी। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा था और आज भी विपक्ष फिर से आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार सिर्फ विपक्ष की मांग को अनसुना करती आई है, जिसका परिणाम सबके सामने है। और आज एक बार फिर कश्मीर में 90 के दशक वाले हालात हैं और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार फेल नजर आ रही है। वहीं कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग को देखकर अब सरकार नींद से जाग रही है और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि पहले पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों को घाटी वापस लाने का दावा करने वाली मोदी सरकार दोबारा शुरू हुए इस पलायन को कैसे रोकती है। मोदी सरकार और बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। सरकार की विदेश नीति हो या फिर घरेलू नीति, दोनों ही जगह वो फेल होते दिख रहे हैं और इसका असर मोदी सरकार की लोकप्रियता पर भी दिख रहा है। आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों के परिणाम सामने आए, जिसमें से 2 राज्यों में तो बीजेपी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। देश की सबसे पुरानी पार्टी को भले ही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हार मिली हो, लेकिन अब हुए उपचुनाव में कांग्रेस की किस्मत चमकती नजर आ रही है। पार्टी की जी तोड़ मेहनत का नतीजा है कि वो केरल में जीत हासिल कर रही है। केरल उपचुनाव में कांग्रेस यूडीएफ उम्मीदवार उमा थॉमस ने थ्रीकाकरा सीट से भारी अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और एलडीएफ प्रत्याशी जो जोसेफ को 25,000 मतों से हराया है। इस सीट पर 31 मई को उपचुनाव कराए गए थे, जिसके लिए वोटों की गिनती आज हुई। पिछले 2 बार से ये सीट कांग्रेस के ही खाते में थी। हालांकि 2 बार की विधायक पीटी थॉमस के निधन के बाद यहां उपचुनाव जरूरी हो गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी उमा थॉमस को इस सीट से उतारा गया था, जिन्हें 72,000 से ज्यादा वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी जोसेफ को केवल 47,000 वोटों से संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी एएन राधाकृष्णन तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस यूडीएफ अपनी इस सीट को बरकरार रखने में कामयाब हुई है। इसे एलडीएफ के
लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। दरअसल उमा थॉमस के खिलाफ यहां मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी थी। बावजूद इसके कांग्रेस यूडीएफ ने यहां अप्रत्याशित जीत हासिल की है। कांग्रेस ने इस जीत को सीएम विजयन सरकार की पहली वर्षगांठ का तोहफा बताया है। जहां एक तरफ केरल में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा में भी उसने दम भरा है। यहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही है जबकि बीजेपी तीसरे स्थान पर आई है। हालांकि उत्तराखंड में पार्टी कमाल नहीं दिखा पाई। चंपावत उपचुनाव में 58,000 से ज्यादा वोट पाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब भले ही पहाड़ों पर बीजेपी ने कमल खिलाया हो, लेकिन दक्षिण में तो अब भी कांग्रेस का दबदबा है जबकि कमल मुरझाया है। बीजेपी सिर्फ विधानसभा उपचुनावों में ही मुश्किल में नहीं दिख रही है, बल्कि राज्यसभा चुनावों को लेकर भी वो मुश्किल में दिखाई दे रही है। 4 राज्यों में उसके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं, जहां 10 जून को मतदान होना है। हार टालने के लिए बीजेपी ने अब अपने केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। तो क्या है राज्यसभा का समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को वोटिंग होनी थी, लेकिन अब वोटिंग की जरूरत सिर्फ 4 राज्यों की 16 सीटों पर पड़ेगी। 11 राज्यों की 41 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो जाएगा। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था। ऐसे में शाम को जैसे ही नामांकन वापसी का समय खत्म हुआ, चुनाव आयोग की ओर से परिणाम घोषित कर दिए गए। जिन राज्यों में वोटिंग होनी है उसमें महाराष्ट्र की 6, कर्नाटक और राजस्थान की 4 और 2 सीटें हरियाणा की हैं। इसके अलावा जहां चुनाव निर्विरोध हुआ है उसमें यूपी की 11 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 8 और सपा को 3 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु की 6 सीटों में से डीएमके को 3, एआईडीएमके को 2 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है। बिहार की 5 सीटों में से बीजेपी और आरजेडी को 2-2 जबकि 1 सीट जेडीयू को मिली है। आंध्र प्रदेश की 4 सीटें वाईएसआरसीपी को, ओडिशा की 3 सीटों पर बीजेडी को जीत मिली है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली है। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें कांग्रेस को, तेलंगाना की 2 सीटें टीआरएस को और पंजाब की 2 सीटें आपको मिली हैं, जबकि झारखंड की 2 सीटों में बीजेपी और जेएमएम को 1-1 सीट मिली है। उत्तराखंड की 1 सीट बीजेपी के हिस्से में आई है। अब जहां चुनाव होना है वहां सबकी नजर है। हरियाणा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के कृष्णलाल पवार, कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला है। कृष्णलाल पवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अजय माकन और कार्तिकेय के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। राजस्थान की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस की जीत तय है। मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला आसानी से जीत रहे हैं, तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी की राह भी आसान है। लेकिन चौथी सीट के लिए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और बीजेपी के समर्थन से मैदान में उतरे सुभाष चंद्रा के बीच मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा है। बात कर्नाटक की करें तो यहाँ की 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है और 1 पर कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी ने यहाँ 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस ने 2। जेडीएस ने भी उम्मीदवार उतार कर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जग्गेश की जीत तय है। तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह फंसे हुए हैं, तो कांग्रेस के जयराम रमेश आसानी से जीतते दिख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव मंसूर अली खान को पार्टी ने दूसरा उम्मीदवार बनाया है, वो मुश्किल में दिख रहे हैं। मंसूर अली खान राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान खान के बेटे हैं। यहाँ पर जेडीएस की तरफ से कुपेंद्र रेड्डी मैदान में है। यहाँ दूसरी वरीयता के वोटों से ही चौथी सीट पर फैसला हो पाएगा। महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ की 6 सीटों में बीजेपी को 2, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को 1-1 सीट आसानी से मिल रही है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना ने 1 उम्मीदवार अतिरिक्त उतार दिए हैं और उनके बीच ही मुकाबला फंसा हुआ है। बीजेपी पूरे देश में मुश्किल में दिख रही है, लेकिन पार्टी नेता कुछ और ही दावे कर रहे थे। हरियाणा में तो पार्टी ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान तक कर दिया, लेकिन जब जमीन पर हालात देखे तो पार्टी को समझ में आ गया कि अपनी ताकत के सहारे लड़े तो हार तय है। ऐसे में बीजेपी ने वोटिंग से पहले ही यू टर्न ले लिया है। हरियाणा की सियासत में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ तो राज्य में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों ने खलबली मचा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ 19 को होने वाले निकाय चुनाव से भी सभी दल टेंशन में हैं और जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच बीजेपी ने कुछ ऐसा किया है जिससे पता चलता है कि बीजेपी निकाय चुनावों में हार सकती है और इसी हार के डर के चलते उसने यू टर्न लिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने ऐलान किया
दिया कि ये दोनों दल अब गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि इससे पहले बीजेपी और जेजेपी ने अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन राज्य सरकार चला रहे दोनों दल अब निकाय चुनाव में भी एक साथ आ गए हैं। बता दें कि बीजेपी के इसी फैसले को उसका यू टर्न माना जा रहा है और यही दर्शाता है कि बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी का ही कहना था कि वो जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी और बीजेपी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बाद ही जेजेपी ने 8 काउंसिल में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। हालांकि अब जेजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लेगी। बता दें कि जेजेपी तो शुरुआत से बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ना चाहती थी और पार्टी के मुखिया अजय चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर ही निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी अकेले मैदान में उतरना चाहती थी। ऐसे में अब इन दोनों दलों का गठबंधन में चुनाव लड़ना बीजेपी का यू टर्न ही माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि राज्य में उसकी स्थिति इतनी खराब है कि अकेले जीत हासिल करना उसके लिए बेहद मुश्किल है। ऐसे में अपने हार की संभावनाओं को कम करने के लिए उसने अपना फैसला बदल दिया है, लेकिन उसका ये फैसला भी उसे जीत दिलाएगा, ये तो 22 जून को साफ हो पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मंदिर में हुई शादी पर कानूनी पेच की। आमतौर पर भारत में मंदिर में शादियों की परंपरा रही है। कई बार परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ भी लोग शादी करते हैं। हिंदू समुदाय में अधिकांश जोड़े आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर की ओर से शादी का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसे कानून मान्यता देता है या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप या आपका कोई जानकार आर्य समाज मंदिर से शादी करने का विचार कर रहे हैं तो अपना ये फैसला बदल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाएगी और ना ही आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी किए जाने वाले विवाह सर्टिफिकेट को किसी तरह की कानूनी मान्यता है। यानी आर्य समाज मंदिर में की गई शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि आर्य समाज का काम विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का काम तो सक्षम प्राधिकरण ही करते हैं। कोर्ट के सामने असली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। बता दें कि कोर्ट की तरफ से ये फैसला एक मामले में सुनवाई करने के दौरान दिया गया है, जिसमें प्रेमी युगल की तरफ से कोर्ट में आर्य समाज मंदिर से मिला प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था। ऐसे में कोर्ट ने युगल को फटकार लगाते हुए इस प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। गौरतलब है कि शादी के बाद कोर्ट में उस शादी का रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी होता है। अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कानून की नजर में पति पत्नी नहीं है और ऐसे में आप कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने के हकदार नहीं होते हैं। कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में लोग अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं और उन्हें आगे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से इसे लेकर सख्त हिदायत दी गई है। ऐसे में अगर आपकी शादी भी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपनी शादी को कानूनी मान्यता दें और आर्य समाज मंदिर के प्रमाण पत्र को रजिस्टर्ड शादी न माने। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।